हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसको हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, बेसिक जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड का टेस्ट अगर हम कहें तो टेस्ट होता है सार यानी कि खट्टा। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस होते हैं बिटर टेस्ट के। वहीं अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का ना तो कड़वा टेस्ट होता है ना ही इसका कोई खट्टा टेस्ट होता है। तो ये कैसे होते हैं? सॉल्टी होते हैं। जैसे सॉल्ट है क्या हमारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, जैसे कि शुगर है, शुगर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इनका ना तो कोई एसिडिक टेस्ट होता है ना ही बेसिक टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि ना तो ये सार होते हैं और ना ही ये बिटर होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक अलग अलग तरह के इंडिकेटर हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, अपने लैबोरेटरीज में भी यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। तो सिंपल सी बात यह है कि इंडिकेटर का यूज किया क्यों जाता है? जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी अननोन सॉल्यूशन दिया गया है, कोई भी नोन सॉल्यूशन है, तो उसका हमें नेचर जानना ही क्यों है? सॉल्यूशन तो पहले से ही नोन है। मान लो हमें बोल दिया है कि दो सॉल्यूशन दिए हैं और सॉल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है, सॉल्यूशन बी बेसिक है, तो अब क्यों हमें इसे टेस्ट करना है, इसका नेचर जानना है? हमें पहले से बता दिया गया है कि एक एसिडिक है और एक बेसिक है। लेकिन जहां पर हमें अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाए, मान लो दो सॉल्यूशन दे दिए और सिर्फ ऐसा बोला जाए कि एक एसिड है एक बेस है, लेकिन पता नहीं है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स को अगर हम हिंदी में कहें तो सूचक या संकेतक हम कह सकते हैं। इनका काम क्या है? ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के बारे में सूचना देते हैं या संकेत देते हैं कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है या ये न्यूट्रल है। तो अलग अलग इंडिकेटर, जैसे कि ये हमारे पास कैबेज लीव्स हैं, रेड कैबेज लीव्स हैं, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल ऑफ फ्लावर जैसे कि हाइड्रेंजिया है, रोज है, ठीक है, ग्रेनियम है, पेट्यूनिया है, लिटमस पेपर है। तो ये सभी हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। क्या और इंडिकेटर्स भी होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, हाँ बिल्कुल, जिन्हें लैबोरेटरी में बनाया जाता है, जैसे कि फिनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनके अलावा एक और तरह के इंडिकेटर होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे कि अलग अलग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे अनियन हम कह सकते हैं, अनियन है, और इसके अलावा क्लोव ऑयल है, ठीक है, और वनीला है। तो ये सारे हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। बाकी अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है एसिड में ऐसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और बेस में कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है? चलो, तो फिर इंट्रोडक्शन में ये देख लिया था, अलग अलग तरह के एसिड हमने देख लिए थे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और एसिटिक एसिड। वैसे यहाँ पर कई बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अलग अलग बेसिस हैं। फिर हमने ये भी बात कर ली थी कि ये जो अलग अलग सॉल्यूशन हमें दे दिए जाएं कुछ, और उन्हें बोला जाए हमें कि ये अननोन सॉल्यूशंस हैं, इनका हमें नेचर बताना है कि एसिड है या बेसिस है, कि ये बेस है। ठीक है, जैसे मान लो हमें HNO3 दे दिया जाए या एसिटिक एसिड दे दिया जाए, तो अभी तो हमें पता है कि एसिटिक एसिड हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर अननोन है ना, एसिटिक एसिड दे दिया है, बताया नहीं है कि एसिटिक एसिड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर को डाल करके इसका नेचर पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे सटीक अगर हम कहें तो वो रहेगा लिटमस हमारे पास, क्योंकि लिटमस हमें काफी सही हद तक एसिड और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या उसके नेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमने मान लो एसिटिक एसिड हमने ली, तो जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस डाला तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, यानी कि ये एक एसिड है। ये एसिड ही क्या करते हैं? ब्लू को रेड में चेंज कर लेते हैं और रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, सॉरी, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? बेस चेंज करता है। फिनोल्फथालीन हमने देखा ये कलरलेस हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज पिंकिश रेड हो जाता है, यानी कि ये क्या है? हमारा एक एसिड है। ऐसे पता लगा सकते हैं। फिर कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि अनियन है, क्लोव ऑयल है, वेनिला है, इनको हम यूज करते हैं एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है कि जब इनको हम किसी एसिड में डालते हैं तो
की जो स्मेल है वो गायब नहीं होती। लेकिन जब हम इन्हें किसी बेस में डालते हैं या बेस इनमें डालते हैं तो स्मेल जो है इनकी गायब हो जाती है। जैसे हम क्या कर लें, कोई भी कपड़ा जो है, मखमल का कपड़ा या कोई सा भी कपड़ा हम ले लें एक, उस कपड़े में हम क्या कर लें, रात भर उसको चॉप्ड अनियन के साथ डिप करके जो है फ्रिज में रख दें, उन अनियंस के साथ उस क्लोथ को। सुबह हम उस क्लोथ को निकालें तो उस क्लोथ को जब हम निकालेंगे तो उस क्लोथ में पूरी अनियन की स्मेल चल रही होगी। ठीक है, अब उस क्लोथ को 2 टुकड़ों में हम काट देंगे। एक टुकड़े को हम एसिड में डालेंगे, एक टुकड़े को हम बेस में डालेंगे, या एक टुकड़े में हम एसिड डालेंगे, एक टुकड़े में हम बेस डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि उस क्लोथ के जिस पीस पर हमने एसिड डाला है वहां से अभी भी जो है एज इट इज ऑर्डर आ रहा है, एज इट इज स्मेल आ रही है। लेकिन जिस पीस पर हमने बेस डाला है वहां से जो है जो अनियन का जो ऑर्डर था वो एकदम गायब हो गया, उसकी स्मेल जो है वो गायब हो गई है। तो ये होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बेस में जो है इनकी स्मेल वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। एसिड में स्मेल जो है वो एज इट इज रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अलग अलग है, जैसे क्लोव ऑयल है, वेनिला है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। फिर हमने देखा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और साथ में बनेगा सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, ये गैस हाइड्रोजन ही है। इसे कैसे चेक करेंगे, इसे जब हम किसी सोप सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो सोप के बबल्स बनेंगे, उस बबल्स के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। उनके पास जब हम कोई बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो बबल्स जो है पॉप साउंड से बर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कैसे बर्न होती है, पॉप साउंड से बर्न होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तभी भी ऐसी, जैसे हमने यहाँ पर ये रिएक्शन देखी, तब ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, चलो, तो जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखो टेस्ट ट्यूब ए और बी, एक में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, एक में हमने सोडियम यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। दोनों की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई है। तो हमें क्या देखने को मिला, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, ये लास्ट सारे हमने पहले पढ़ लिए हैं, इसीलिए बस थोड़ा सा रिवाइज इनको कर रहे हैं। फिर हमने बात की कैसे कैसे ये रिएक्ट करते हैं। हमने देख लिया था कि मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चलो ये भी हो गया था। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। देखो हमने 2-3 प्रोसेस यहाँ पर देख ली थी। एक जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जो है मेटल जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तीसरा मेटल जो है, मेटल नहीं, एसिड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने पहली रिएक्शन हमने पढ़ी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। दूसरी हमने पढ़ी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तीसरी हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर ये फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो काफी इजी, इसका हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। बाकी काफी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। तो जितनी भी चीजें हमने हाईलाइट की हैं ये सभी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलो, इन अ वाटर सॉल्यूशन अगर हम एसिड को वाटर में या बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत इजीली डिस्कस ये हमने कर लिया था। चलो ये भी हो गया था। पीएच स्केल के बारे में बात हमने कर ली थी। न्यूट्रल, अगर हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं, देखो इस तरीके से हमारे पास ये स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। 7 यहाँ पर न्यूट्रल है। तो किसी भी सब्सटेंस का पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 आता है तो वो हमारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। 7 से ज्यादा आता है तो वो बेसिक है। 7 से कम आता है ना, 7 से कम जो भी है 6, 5, 4, 0 तक, वो हमारे एसिडिक सब्सटेंस है। ये डिस्कस हो गया था। चलो, तो यहाँ पर हमने अलग अलग सॉल्यूशंस देखे थे और इनके पीएच के बारे में बात की। जैसे सलाइवा,
सलाइवा यानी कि जो हमारा लार होता है ना, हमारे माउथ के अंदर लार जो होता है, वो बिफोर मील और आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो है काफी चेंज हमें देखने को मिला दोनों के पीएच में और कलर में भी, ठीक है, और नेचर में भी। पीएच से कलर पता चलेगा, कलर से नेचर पता चलेगा। या हाँ, या लेमन जूस की बात करें, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, फिर ये है 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमने लिए यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, अच्छा डेली लाइफ में जैसे कॉफी, कैरेट जूस, टोमेटो जूस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अब ज्यादातर ये सारे ही क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। इनका जो पीएच है 0 से 7 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक का पीएच आपको दिखाया 14, यानी कि ये क्या है, एक बेस होगा। कैसा बेस होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो होगा ही बिल्कुल, हमने 1 MnOH जो लिया है, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो गया था क्लियर। हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सॉल्ट भी हमने पढ़ लिया था, शायद सॉल्ट के ही बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। चलो हाँ, सॉल्ट तक हमने पढ़ लिया था। तो डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं एसिड के, सॉरी एसिड के नहीं, पीएच के क्या क्या डेली लाइफ में यूज होते हैं। देखो, एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पर भी ये हेल्प करता है, क्योंकि स्टमक में एसिड होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टमक में जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ने लगती है, कुछ इस तरीके से हमें पेन होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि हमें पेन ना हो, हम क्या करते हैं, कोई बेस ले लेते हैं, कोई एंटासिड ले लेते हैं, ठीक है। बेस जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है, वो हम ले लेते हैं, जिससे एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब है एसिड और बेस दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये एक पीएच का एग्जाम्पल तो है ही, न्यूट्रलाइजेशन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे हमारे टूथ डीके होते हैं, जैसे हम कुछ भी चीज खाते हैं, तो हर एक चीज में क्या होता है, जो भी चीजें हम खाते हैं वो शुगर, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उसमें शुगर होता है। तो अगर दांतों में कुछ भी फूड पार्टिकल रह जाता है या कोई सा भी थोड़ा भी फूड है, तो वो शुगर क्या करेगा, शुगर में टूटेगा, ठीक है। तो शुगर की वजह से बैक्टीरियाज आएंगे, और जिससे कि बैड ब्रेथ भी होती है, और टूथ जो है धीरे धीरे डिके होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद आफ्टर एवरी मील हमें जो है अपने टूथ को या टीथ को ब्रश करना चाहिए विद अ गुड टूथपेस्ट, बेस हो, बेसिक नेचर का हो। क्योंकि जब बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो एसिड रिलीज करते हैं, तो टूथ जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक। चलो, तो ये भी हो गया था। सेल्फ डिफेंस के बारे में बात की, जैसे लिटिल लीफ प्लांट है, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर लेते हैं, मेथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड आप कह सकते हो, जिससे हमें बर्निंग पेन होने लगता है। तो कुछ बेस रब करके, या डॉग प्लांट जो कि बेसिक नेचर का होता है, उसको रब करके क्या हो जाता है, एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, और पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाता है ना। जैसे अगर ये, जैसे हम हनी बी की बात करते हैं, तो या हम एंट की बात करते हैं, चींटी की बात करते हैं, तो चींटी जब हमें डंक मारती है, या मधुमक्खी, जैसे कि हमें यहाँ इमेज में दिख रहा है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमें वहां पे दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है एसिड, मेथेनॉइक एसिड। अब पर्टिकुलर एरिया में कोई एसिड ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे पीएच भी तो बढ़ेगा, है ना, एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है, इस वजह से हमें पेन होने लगता है, हम अनईजी फील करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर कोई बेस हम रब कर लेते हैं, कोई भी माइल्ड बेस हम ले सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, कोई भी माइल्ड बेस। तो या हम सोप से क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो एसिड के साथ बेस मिल करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेता है। ये पीएच का तो एग्जाम्पल है ही, ये न्यूट्रलाइजेशन का भी एग्जाम्पल है। तो फिर हमने यहाँ पर सॉल्ट, नेचुरली अकरिंग एसिड के बारे में बात की, जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टैमरिंड में, टैमरिंड यानी कि इमली में टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, विनेगर में एसिटिक एसिड। इसके अलावा एंड स्टिंग, निटल स्टिंग, इनमें मेथेनॉइक एसिड, बी स्टिंग उसमें भी मेथेनॉइक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, सार मिल्क, खट्टा दूध जिसको हम दही भी बोलते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड। फिर हमने सॉल्ट की फैमिली के बारे में बात की, फिर हमने देखा कुछ सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्ट जो है वो वीक सॉल्ट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में। जैसे कि पहला हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? बेसी तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसी तो है। चलो, डीग्रीसिंग मेटल, तो मेटल की डीग्रीसिंग के लिए इसे यूज किया जाता है टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये एक बेस है तो इसका यूज सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। जैसे कभी मुंह धोते समय, नहाते समय कभी शैम्पू या सोप कभी आपके मुंह में गया हो तो आपने देखा हो कि वो कैसा होता है, उसका टेस्ट, का टेस्ट होता है कड़वा, ठीक है, बिटर। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। Cl2 की बात करते हैं। Cl2 का यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह वाटर को क्लीन करने के लिए Cl2 क्लोरीन का यूज किया जाता है। पीवीसी बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए CFCs में और पेस्टिसाइड्स में, इन सभी में ही Cl2 का यूज किया जाता है। H2 की बात करें तो एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है। टू प्रोड्यूस मार्गरीन इसका यूज किया जाता है। टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मार्गरीन ये इस तरीके से बटर जैसा जो हमें दिख रहा है, इसके लिए भी H2 का यूज किया जाता है और एज अ फ्यूल भी H2 का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ यूजेस हो गए NaOH के, Cl2 के, H2 के, जो आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट जो केमिकल है, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर आपने अक्सर सुना होगा। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है उसी से मैन्युफैक्चर इसे किया जाता है। क्लोरीन एक्ट एज अ ड्राई स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन जो है एज अ ड्राई स्लेक्ड लाइम एक्ट करता है और ब्लीचिंग पाउडर देता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक्ट्स ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो ये हमारे पास ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ और बना रहा है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में H2। एक्चुअल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, CaOCl2 इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है जब हम एक्चुअल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है और यही लिखना है, यही रिएक्शन आपको देखनी है, ब्लीचिंग पाउडर। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है वो तो देख लीजिए। अब इसके यूजेस क्या है? तो बहुत ज़्यादा वाइडली ये यूज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ब्लीचिंग कॉटन, लिनन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट यूज है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा पेपर फैक्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, तो वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए भी लॉन्ड्री में भी इसका यूज किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ पानी जिसमें जर्म्स ना हो, उसे बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। द डार्क कलर ऑफ द पल्प इज मेनली ड्यू टू रेजिडुअल लिग्निन, दिस इज रिमूव्ड ग्रेजुअली ड्यूरिंग ब्लीचिंग। तो इस तरीके से जैसे हमें ये दिख रहा है, इसे कुक करने से पहले फिर जब इसे ब्लीच कर लेते हैं तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। देखो आप कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है इसमें। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लॉन्ड्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा पेपर फैक्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है और जर्म फ्री वाटर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा यूजेस इसके हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए बच्चों, आज हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, है ना। पहले तो हमने पूरा रिवाइज ही किया जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी बात की। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।